Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So in today's video we'll be continuing with questions of UGC NET Public Administration June 2020 exam, and we will be going through the solution, explanation as well as analysis in the end. Right, so let's begin. Before we start discussing the questions, here is an important update for you all. UGC नेट की जो डेट्स हैं फाइनल वो आ चुकी हैं, तो मई मंथ में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और यहाँ पे 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th, 14th एंड 17th मई 2021 जो है, इन डेट्स में से किसी डेट को आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हैज बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो 2 फरवरी से आज से यानी कि जब का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और 2 मार्च तक जो है ये कंटिन्यू होगा। तो मैंने यहाँ पे टिक्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के लिए, पूरा ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए आप एनडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। राइट, सो आइए क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले के 10 क्वेश्चंस जो है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है हमारा उससे क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है अबाउट मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। सो द ए जो स्टेटमेंट है इट इज कंसीडर्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसी का जो आइडिया है उसी को आगे डेवलप करके हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग आया है। बी, इट इज यूज्ड फॉर बिग इंक्वायरीज एक्सटेंडिंग टू अ कंसिडरेबल लार्ज जोग्राफिकल एरिया। बड़ी इंक्वायरीज के लिए होता है जिनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो ज्यादा बड़ा हो। सी, अ सैम्पलिंग यूनिट लाइक स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा आर सिलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेज। और पहली स्टेज जो होगी उसके अंदर हम बड़ी यूनिट्स जैसे कि स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स को है जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एंड डी, द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग रैंडम सैम्पलिंग इज अप्लाइड ओनली एट द लास्ट स्टेज। कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक है वो हमेशा लास्ट स्टेज में ही लगती है वाइल अप्लाइंग द वाइल सिलेक्टिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मतलब ये बोल रहा है, डी में बोल रहा है कि जो हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में जो भी अलग अलग स्टेजेस हैं उसके अंदर रैंडम जो सैम्पलिंग है वो लास्ट स्टेज में ही लगती है। दिस इज स्टेटमेंट नंबर डी, यहाँ पे आई आएगा। राइट, तो अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। इट इज कंसीडर्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। इसी से हमारी जो है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आई है। दोनों क्लस्टर सैम्पलिंग एज वेल एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है। राइट, तीनों की सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है। तो दोनों की दोनों जो क्लस्टर सैम्पलिंग है और जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। ठीक है, और क्लस्टर सैम्पलिंग होता है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्कूल के अंदर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई आपको रिसर्च करनी है, तो अब आपको स्टूडेंट्स उठाने हैं, तो आप रैंडमली उठाने के बजाय पूरा कोई एक क्लास उठा लेंगे या एक सेक्शन उठा लेंगे। तो वो आपका एक सेक्शन जो हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लास 5th A, तो वो आपका एक क्लस्टर हो गया। आपने पूरा का पूरा एक क्लस्टर उठा लिया, फिर फर्दर आप चाहे तो उसमें से अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है वो उठा सकते हैं। दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में अलग अलग स्टेजेस में हम यही चीज करते हैं। ठीक है, जब हमारा जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट उठा ली, फिर स्टेट में से आप इंडिया की करनी है तो पहले आप एक स्टेट उठा लेंगे, फिर स्टेट के अंदर से आप फिर से आप रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे और कोई डिस्ट्रिक्ट उठा लेंगे, फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट से आप कोई ब्लॉक्स उठा लें। तो दिस इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो आपकी ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑब्वियसली सही है, एक्सटेंडिंग टू कंसिडरेबली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, तो ए और बी दोनों सही हो गई। सी क्या है, अ सैम्पलिंग यूनिट लाइक स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा सिलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेज, ये भी बिल्कुल सही है। एंड लास्ट क्या है कि जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक है वो हम खाली लास्ट में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग से ही लगती है। ठीक है, तो आपको डी स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाएगी, ए बी एंड सी जो है आपके स्टेटमेंट्स वो करेक्ट हो जाएंगे। राइट, तो आपका ए बी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यूनिट है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, यूनिट 10, एंड टॉपिक इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। इस पूरे जो हमारे सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं इसमें पूरी हमारी वीडियो है डिटेल में। अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। राइट, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Now next question is, the book Leadership and Administration was written by.
सो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। और ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 हर्बर्ट साइमन, नंबर 2 पीटर ब्लाउ, नंबर 3 विक्टर रूम एंड नंबर 4 पी सेल्जनिक या फिलिप सेल्जनिक। पी से फिलिप है, फिलिप सेल्जनिक। सो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ मतलब कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फिलिप सेल्जनिक। यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट लिखा है, जनरल क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं है, राइट। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक्चुअल जो बुक का नेम है वो लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये थोड़ा मिस्टेक थी, लेकिन हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके कोई बुक नहीं थी। अगर कोई और बुक होती लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो हम इसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आंसर आपका सेम रहना था, फिलिप सेल्जनिक। तो एक्चुअल नेम इज लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय फिलिप सेल्जनिक, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Now the next question is the objective of policy analysis is to. Policy analysis का हमारा objective जो है वो क्या है? Options क्या है? Number 1 provide heuristic aid to policy making. Number 2 redesign policies. Number 3 identify alternatives for implementation. And number 4 study and research on decision systems. Right? तो थोड़ा सा concept clear होना चाहिए. Policy analysis है क्या? तो बिल्कुल इजी है। पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है? पॉलिसी को एनालाइज करना कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। किसका एनालिसिस करेंगे? पॉलिसी का एनालिसिस, कि उसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, और उनको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, दैट इज पॉलिसी एनालिसिस, राइट। सिंपल है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? प्रोवाइड ह्यूरिस्टिक एड टू पॉलिसी मेकिंग। अब यही इसका आंसर है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट है तो पहला ही आंसर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज ह्यूरिस्टिक? ह्यूरिस्टिक मींस आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकल बोल सकते हैं इसको, आप ट्रायल एंड एरर मेथड से बोल सकते हैं। मतलब उसको ऐसा एड देना, उसको ऐसा हेल्प आउट करना कि इमीडिएट जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सकें, ठीक है। जो पॉलिसी मेकिंग है उसको ठीक करना, उसको एड देना, उसको ठीक करना प्रैक्टिकल, कि जो वो पॉलिसी अचीव करना चाह रही है वो अचीव कर सके, उसके जो भी उसमें नुक्स हैं, जो भी उसके अंदर फ्लॉज हैं वो ठीक हो जाए, राइट। तो दिस इज द आंसर। अब बाकी हम ऑप्शंस कंसीडर करते हैं। सेकंड इज रीडिजाइन पॉलिसीज। तो पूरी पॉलिसी रीडिजाइन करना हमारा पर्पस नहीं होता, कि हम पूरी पॉलिसी को रीडिजाइन नहीं करना, वही पॉलिसी में जो छोटे लूप होल्स रह गए हैं उनको रिकॉग्नाइज करके ठीक करना, वो हमारा मेन होता है। तो जो बेस्ट स्टेटमेंट होगी वो हम उसको चूज करेंगे। थर्ड इज आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नाउ पॉलिसी के अंदर जो प्रॉब्लम है जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही हो, उसकी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये खाली इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड फोर्थ है स्टडी एंड रिसर्च ऑन डिसीजन सिस्टम्स। तो इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है डिसीजन सिस्टम्स की रिसर्च हम करें, डिसीजन सिस्टम्स की, इसका भी कोई मतलब ये सुटेबल स्टेटमेंट नहीं लग रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट, प्रोवाइड ह्यूरिस्टिक एड टू पॉलिसी मेकिंग, राइट। सो ऑब्जेक्टिव हमारा जो है पॉलिसी एनालिसिस का ये है। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी, टॉपिक इज पॉलिसी एनालिसिस एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस बार के पेपर में हमने देखा था कि जो पब्लिक पॉलिसी का यूनिट है, यूजुअली जो होते हैं क्वेश्चंस आपको मॉडल्स से आते हैं, ठीक है, वो भी कुछ 2-3 मॉडल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इस बार एक आधा क्वेश्चन था जो मॉडल्स था, बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी यूनिट के अंदर पैटर्न जो था वो चेंज था, अगर हम कंपेयर करें रिसेंट पेपर से, पिछले साल के पेपर से, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, which of the following states are covered with regard to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes under the 6th schedule of Indian Constitution? तो जो आपको ये बताना है कि 6 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इनमें से कौन कौन से शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो कवर होती हैं, राइट। ऑप्शंस है ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मेघालय। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने एक वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही वीडियो है, उसमें आपको सारे के सारे शेड्यूल्स जो हैं वो उनको याद करने का तरीका भी बताया हुआ है। तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे, इनको कैसे याद करना है, और ये जो क्वेश्चन था ये भी डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं आपको फिर अगेन
आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो चेक इट आउट। ठीक है, तो अब बताना है कौन कौन से ये जो स्टेट्स हैं, सॉरी एरियाज जो हैं वो 6 शेड्यूल में आपके आते हैं। ठीक है, तो अब अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर आएगा इसमें से मिजोरम आपका है, त्रिपुरा आपका है, मणिपुर आपका नहीं है और मेघालय आपका है। सो ए, बी एंड डी शुड बी करेक्ट। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? ATM मनी। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से आप कुछ भी कह लीजिए, या तो मिजोरम या मेघालय और मनी। याद ये रखना है कि एम से 3 स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो मनी जो है मणिपुर वाली नहीं है, मतलब मनी वाली छोड़ के बाकी 2 स्टेट्स हैं, जैसे ए टी 2 एम हो गए, तो असम, त्रिपुरा, एक मेघालय, एक मिजोरम। मनी वाली जो स्टेट है वो नहीं है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो बाकी जो है इसके अंदर बाकी जो शेड्यूल्स को याद करने का जो तरीका है वो भी मेरे एक वीडियो में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू नो, लेट मी नो, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो कि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो आउट हो, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रेस दैट बेल आइकन, राइट? ओके, अब क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो आपको एक तरफ लीडरशिप स्टाइल दे रखा है और एक तरफ आपको फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। सो पार्टिसिपेटिव, ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेड, डिप्लोमेटिक, ऑटोक्रेटिक। अब पार्टिसिपेटिव का क्या है? कंसल्टेटिव टू डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेशन तभी होगी जब डेमोक्रेटिक होगा, कंसल्टेशन करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिव हो गया। तो ये तो आपका मतलब इस मैच सही हुआ है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेड, ब्यूरोक्रेसी होगी तो हम उसको पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इम्पर्सनल, रूल ओरिएंटेड होती है। सॉरी, ब्यूरोक्रेटिक ये रूल ओरिएंटेड ऐसे है, रूल ओरिएंटेड जो वर्ड है वो रूल के साथ है। ठीक है, तो रिजिड होती है, इम्पर्सनल होती है, रूल ओरिएंटेड, तो ये भी आपका सही मैच हुआ है, तो आपका आंसर नहीं होगा। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक में आया है सेटिंग गोल्स, डेलीगेशन। तो कोई सेंस नहीं बन रही है कि डिप्लोमेटिक लीडरशिप होगी तो उसमें डेलीगेशन होगा। और सेटिंग गोल्स, डिप्लोमेटिक होता है जब हम नेगोशिएशन करते हैं, मतलब हमारा जो मेन काम होता है लीडरशिप का वो नेगोशिएट करना होता है, एक कॉमन एग्रीमेंट लेके आना होता है। ऑटोक्रेटिक है नॉन कंसल्टेटिव ऑर्डर्स, तो ऑब्वियसली ऑटोक्रेसी कब होगी? जब ऑर्डर्स दिए जाएंगे, कोई कंसल्टेशन नहीं की जाएगी, तो ये भी सही मैच होगा। कौन सा सही मैच नहीं लग रहा है? ऑप्शन नंबर 3 डिप्लोमेटिक, सेटिंग गोल्स एंड डेलीगेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टॉपिक इज लीडरशिप। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। अब बारी आती है आज की टास्क की। ना टुडेज टास्क, प्लीज मेक श्योर, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आप ये करें। ठीक है, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगेंगी, बाद में याद आएंगी। लास्ट मोमेंट पे आप सारा कुछ कवर नहीं कर सकते, छोटे छोटे चीजें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और बाद में आपको याद आएंगी। सो मेक श्योर यू डू द टास्क। व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल 12 शेड्यूल्स। हमारे 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार आप लिस्ट देखो, चाहो पूरी वीडियो देख सकते हो, नहीं वीडियो देखनी है गूगल पे जाओ, खाली नाम देखो उनके। ठीक है, और उसके बाद आपने कर लिया है तो मेक श्योर यू कम बैक और आप यहाँ पे कमेंट करो टास्क डन, सो दैट आई कैन नो दैट यू आर कमिटेड। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप कमिटेड हैं। अगर आप कमिटेड होंगे तभी मेरी जो कमिटमेंट है वो बढ़ेगी, राइट? सो मेक श्योर कि आप जाके सारे के सारे 12 शेड्यूल्स करें। अगर आप लर्न कर सकते हैं साथ के साथ, चाहे किसी ट्रिक से, चाहे कैसे, वो बेस्ट है। नहीं लर्न कर सकते कोई बात नहीं, एक बार उस पर नजर देखें कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कैसे अरेंज हुए हैं, और उसके बाद कम बैक इस वीडियो में और टास्क डन, दैट्स इट। मैं एक एक कमेंट देख रही हूँ कि कौन जो है वो टास्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय।